नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 का ही एक टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में देखा है गति के समीकरणों के बारे में। गति के समीकरणों से संबंधित ही कुछ हम टॉपिक देख रहे हैं। इससे ठीक पहले जो हमने वीडियो देखा उसमें गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम था। आज इस वीडियो में देखेंगे वाहनों के लिए अवरोधन दूरी। देखिए, वाहनों की जो अवरोधन दूरी है क्या है दोस्तों, इसको समझिए कि जैसे हम कोई वाहन को ड्राइव कर रहे हैं और वाहन का जब ब्रेक लगाना हो तो जब से ब्रेक लगाया और वो उसे वाहन के रुकने तक जो तय की गई दूरी है उसको अवरोधन दूरी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब से हमने उस वाहन को रोकने का प्रयास किया उस स्थिति से रुकने तक जो पिंड द्वारा या वाहन द्वारा तय की गई दूरी है उसको हम अवरोधन दूरी कहते हैं। देखिए, जो वाहन है गति कर रहा है, गतिमान है और उसका वेग धीरे धीरे कम होता हुआ शून्य होता है। इस स्थिति में वाहन पर हम अवरोध उत्पन्न करते हैं जिससे हम ब्रेक कहते हैं। जब से ब्रेक लगाया और वाहन के रुकने तक जो तय की गई दूरी है उसको विद्यार्थियों अवरोधन दूरी कहते हैं। अब उस अवरोधन दूरी की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहां पर देखेंगे। दोस्तों, जैसे हमारे पास में ये कोई वाहन है दोस्तों, और जो वाहन है वो इस तरीके से इधर की तरफ गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है। दोस्तों, ये ऐसे ड्राइव कर रहा है, वाहन इधर चल रहा है और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है कि ये इसका जो वेग है, इस स्थिति में जो प्रारंभिक वेग है वो है इसका u। प्रारंभिक वेग है वो क्या है दोस्तों, u। और जब इसके ऊपर ब्रेक लगाने की स्थिति, इस समय ब्रेक लगाया जाता है इस वाहन के ऊपर। ब्रेक लगाने पर ये जो वाहन है इसकी अंतिम स्थिति, जैसे ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में है इसकी अंतिम स्थिति, ये यहां पर अंतिम स्थिति में आकर रुक जाता है। इसका मतलब है इसका जो वेग है, अंतिम वेग जिसको हम कह सकते हैं, अंतिम वेग को दोस्तों हम v से लिखते हैं। अंतिम वेग को v से लिखा जाता है जो कि यहां पर शून्य होगा। तो इसके ब्रेक लगाने से इसके रुकने तक जो तय की गई दूरी है उसको हम अवरोधन दूरी कहते हैं। ds से इसको लिखा जाएगा। दोस्तों, ds से उस दूरी को पुट किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी वाहन को रोकने पर अर्थात उसके ब्रेक लगाने के पश्चात रुकने तक जो वाहन है उसके द्वारा तय की गई दूरी है उसको हम अवरोधन दूरी कहते हैं। दोस्तों, तो इस दूरी की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं दोस्तों, गति का जो तीसरा समीकरण है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। दोस्तों, यहां पर एक एक करके चीजें हम समझेंगे कि जो v है वो है अंतिम वेग। v यहां पर अंतिम वेग है और पिंड है उसका जो अंतिम वेग है वो अंत में जाकर खड़ा हो जाता है, यहां पर रुक जाता है, और तो उसका अंतिम वेग है वो शून्य होता है। अंतिम वेग वाहन का शून्य होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर हम यहां पर शून्य लेकर चलेंगे v की वैल्यू। u यहां पर दोस्तों प्रारंभिक वेग है, u यहां पर जो वाहन है उसका प्रारंभिक वेग है जिसको हम u ही लेकर चलेंगे। और ये जो a है वो त्वरण है, और त्वरण भी विद्यार्थियों ऋणात्मक त्वरण है। यहां पर जो a है वो ऋणात्मक है क्योंकि यहां पर इसका वेग होता है ज्यादा, फिर वेग धीरे धीरे कम होता हुआ शून्य हो जाता है। इसका मतलब यहां पर जो त्वरण है वो ऋणात्मक त्वरण है, और जब वेग कम होता है तो उस स्थिति में जो त्वरण होता है उसको हम कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन कहा जाता है। दोस्तों, मंदन कहा जाता है। और ये जो s है वो यहां पर है ds के बराबर, जिसको हम अवरोधन दूरी कह रहे हैं। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, या तो आप जो एक्सेलरेशन है उसको ऋणात्मक ले लीजिए। जब ऋणात्मक लेंगे तो आपके पास में जो अवरोधन दूरी है उसका मान धनात्मक आ जाएगा,
और यदि इसको आप धनात्मक ही लेकर चलेंगे तो आपके पास में अवरोधन दूरी ऋणात्मक आएगी। हम यहां पर यदि ए जो त्वरण है वो मंदन के रूप में लेकर चलते हैं तो इसको हम नेगेटिव में पुट करेंगे दोस्तों। तो जो ए है उसको हम -1 के इक्वल लेकर चलेंगे क्योंकि ये मंदन के रूप में काम कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास में जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसी से मैं पुट कर रहा हूं दोस्तों 0 बराबर u², 2 इसकी वैल्यू आ गई है माइनस में a और इसकी वैल्यू आ गई है ds। इसको बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो 2a इंटू ds बराबर आ गया हमारे पास में u² और ds की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास में दोस्तों u² अपॉन में 2a और इसी को हम कहते हैं ds को अवरोधन दूरी। तो जो अवरोधन दूरी है वो प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होगी। यदि प्रारंभिक वेग बहुत ज्यादा है तो जो अवरोधन दूरी है वो काफी ज्यादा होगी और एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा अवरोधन दूरी का मान उतना ही कम होगा। जो मंदन है जितना तेजी से ब्रेक लगेगा वो जो दूरी है अवरोधन दूरी है वो उतनी ही कम होगी दोस्तों। तो जो अवरोधन दूरी है वो वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। ds की जो वैल्यू है वो प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती तथा जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। तो आप लोगों को अवरोधन दूरी समझ में आई होगी। अवरोधन दूरी किसी वाहन के द्वारा ब्रेक लगाने के पश्चात रुकने तक तय की गई दूरी होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी वीडियो में आप एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, प्रतिक्रिया काल। प्रतिक्रिया काल, काल का मतलब ये समय से रिलेटेड बात है। प्रतिक्रिया काल देखिए ये कौन सा समय है कि देखिए किसी घटना के दौरान यदि हमारे को कोई एक्शन लेना पड़ता है, कोई क्रिया हो रही है, तत्पश्चात हमारे को एक प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, तो क्रिया से प्रतिक्रिया होने में जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया काल। क्रिया हो जाती है पर प्रतिक्रिया होने में थोड़ा समय लग जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रतिक्रिया करने पर हमारे को थोड़ा सोचना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, डिसीजन भी लेना पड़ता है और उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय भी लग जाता है दोस्तों। यहां पर हम एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाएंगे। जैसे हमारे पास में ये कोई छड़ है और एक व्यक्ति के द्वारा इस छड़ को पकड़ा गया है। एक व्यक्ति ने इस छड़ को पकड़ रखा है इस तरीके से, यहां से इस छड़ को एक व्यक्ति ने पकड़ रखा है। एक दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, इसी छड़ को यहां से पकड़ रखा है, इसी छड़ को पकड़ नहीं रखा है, इस तरीके से रख रखा है। एक ने ऊपर से इस तरीके से पकड़ रखा है, दूसरे ने उसके अंगुलियों के बीच से होती हुई वो छड़ इस तरीके से है। देखिए दोस्तों, जब ऊपर वाला जो व्यक्ति इसको पकड़ रखा है जैसे ये छोड़ेगा तुरंत उसको नीचे वाले व्यक्ति को उसको पकड़ना है। ये जो छड़ है वो थोड़ी सी डेफिनेटली नीचे खिसकेगी। एक बार फिर से सुन लीजिए मेरी बात को कि जो छड़ है इसको ऊपर से छोड़ने और इसको नीचे से पकड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। ये छोड़ेगा तो वो क्रिया हो गई और ये पकड़ेगा तो वो हो गई प्रतिक्रिया। और क्रिया करने के पश्चात जो प्रतिक्रिया होती है उसमें जो समय लगता है उसको ही हम कहते हैं प्रतिक्रिया काल। एक बार फिर से दोस्तों सुन लीजिए कि किसी घटना के घटने पर प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया में जो समय लगता है, घटना के होने तथा उसकी प्रतिक्रिया के होने के मध्य का जो समय अंतराल है, क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच का जो समय है, उसी को ही हम कहते हैं प्रतिक्रिया काल। जैसे हम क्या करते हैं कि वाहन चला रहे हैं और वाहन के सामने कोई जानवर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई बच्चा आ गया, तो उसको देखते ही हम उसको ब्रेक लगाते हैं। देखिए ब्रेक लगाने पर भी हमारे को सोचना पड़ता है कि ब्रेक कितना तेजी से लगाना है, धीमे लगाना है, सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, उसी समय डिसीजन लेना पड़ता है और उसमें जो लगा समय है उसी को ही हम कहते हैं दोस्तों प्रतिक्रिया काल। और यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उसको प्रतिक्रिया, उसमें कितना समय लगेगा, प्रतिक्रिया करने में कितना समय व्यय होता है, खर्च होता है, उसके लिए हम देखते हैं दोस्तों। एक सूत्र यहां पर हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिक्रिया काल के लिए। देखिए हम जानते हैं गति का दूसरा समीकरण, हम जानते हैं गति का
द्वितीय समीकरण। दूसरा समीकरण दोस्तों हम जानते हैं H बराबर होता है ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर होता है दोस्तों। H बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्रिया होने तथा प्रतिक्रिया होने के पश्चात ये जो पिंड है वो कंसीडर कर लेते हैं d दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय कर लेता है पिंड? d दूरी तय कर लेता है। तो H बराबर हम पुट करेंगे d, और ये जो d है वो है प्रतिक्रिया काल में पिंड द्वारा तय दूरी, पिंड द्वारा तय दूरी। u है वो यहां पर हम लेकर चलेंगे 0। यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड का वेग, और ये प्रारंभिक वेग है दोस्तों, जो प्रारंभिक वेग है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड का वो है 0। फिर हम बात करेंगे t को हम लेकर चलेंगे टो के बराबर, जिसको हम कह रहे हैं दोस्तों प्रतिक्रिया काल, प्रतिक्रिया काल। तो ये जो फॉर्मूला है क्या आ जाएगा आपके पास में? d बराबर, ये 0 हो गया 1/2 g टो स्क्वायर, यहां से हमारे पास में टो स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2d अपॉन में g, और ये टो बराबर आपके पास में आ गया अंडररूट में 2d अपॉन में g। दोस्तों ये हमारे पास में टो की वैल्यू आ गई है, प्रतिक्रिया काल का मान आ गया है, सूत्र आ गया है दोस्तों। प्रतिक्रिया का मतलब यही है किसी भी घटना के घटने के पश्चात हम जो एक्शन लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में लगा जो समय है उसी को ही हम प्रतिक्रिया काल कहते हैं, जिसे हम टो से रिप्रेजेंट करेंगे। उस टो का फॉर्मूला है वो अंडररूट में 2d अपॉन में g के तुल्य होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोस्तों।